Good morning. Welcome to all of you. Yes, today a new theme is going to start. New theme, changing tradition. बदलते हुए आयाम. दुनिया जब बदलती है तो हमारे थॉट्स भी बदलते हैं, हमारे विचार, हमारे थॉट्स, थिंकिंग, आइडियाज एंड डिफरेंट मेथड ऑफ डूइंग थिंग्स also changes according to circumstances, according to चेंजिंग सर्कमस्टांसेस. परिस्थितियों के अनुसार हमें भी अपने आप को बदलना होता है. आज जो हम पढ़ेंगे ये इंट्रोडक्शन है, ये परिचय है. आपकी बुक में भी दिया हुआ है और ये दूसरी बुक है हमारे पास. ठीक है, इसके थ्रू मैं आप कुछ चीजें समझा रहा हूँ. मेन बुक में भी दिया हुआ है. स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन तो आपको पढ़ना है. तो इसमें आपका ये जो है, जब अमेरिका और एशिया में, हम थीम नंबर 5 को स्किप कर चुके हैं, ध्यान रखना. उसमें बहुत सी चीजें हैं जिनका मेंशन हुआ है, हमने उनको नहीं पढ़ा है क्योंकि वो ओमिटेड है, तो उसका भी उसमें मेंशन है. तो अमेरिका है, एशिया है, यहाँ बहुत सारे एम्परर्स आ चुके थे, आए और गए. ठीक है ना. उनके रिजीम्स, उनकी हुकूमतें, उनके पावर्स हमने सुने रोमन एम्पायर में, सेंट्रल इस्लामिक लैंड में, इसमें भी हमने बहुत पढ़ा है. ठीक है. तो नए नए एम्पायर्स आते गए, नई नई कम्युनिटीज आती गई और नए नए आइडियाज, नई नई चीजें उनके साथ भी डेवलप होती गई. जब न्यू थिंग्स आई, न्यू फिलोसॉफी, न्यू थिंकिंग, न्यू आर्ट, है ना, उसके अकॉर्डिंग जमाना या पीरियड भी बदला. ये तो बदलने वाली बात होगी. अब क्या क्या बदला, किसका प्रभाव ज्यादा देखा गया? इससे पहले हमने देखा धर्म, जो रिलीजन था वो डोमिनेंट रहा. उसके थ्रू मोस्ट ऑफ द वर्क्स आर कैरीड ऑन, कराए जाते थे. ठीक है. अभी भी लगभग रिलीजन ही एक सबका एक सेक्शन है. क्रिश्चियन, प्रीस्ट, ये जो आपके 3 ऑर्डर्स हैं, 3 ऑर्डर्स, ये सोशल ऑर्डर्स हैं, ये सामाजिक श्रेणियां हैं जिनके थ्रू ये जो पीरियड है ये स्टार्ट होता है. 3 ऑर्डर्स. 3 ऑर्डर क्या है? नंबर 1 प्रीस्ट, क्रिश्चियन प्रीस्ट, ईसाई पादरी. ईसाइयों का रूल चलता था. ईसाई अपने धर्म के अकॉर्डिंग, अपनी लॉजिक के अकॉर्डिंग, है नहीं, ये डोमिनेंट है, इनकी बात हर जगह सुनी जाती. सेकंड है लैंड ऑनिंग नोबल्स. वो नोबल जो हाई ऑफिशियल्स होते हैं और दे आर वेरी क्लोज टू द किंग और सो कॉल्ड क्रिश्चियन प्रीस्ट. थर्ड है पीजेंट. इन 3 में डिवाइड था ये पीरियड, ये जमाना कहाँ से स्टार्ट होता है पता है ना आपको? आप पढ़ चुके हैं. ये स्टार्ट होता है 9th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक. मतलब ये 8 सेंचुरीज, 8-9 जो सेंचुरीज हैं, ये इस दौर से गुजरे हैं. ये सब इस दौर के अंदर क्रिश्चियन प्रीस्ट का ये हाईलाइटर रहे हैं, इनका बोलबाला रहा है. लैंड ऑनिंग नोबल्स का रहा है और पीजेंट का. ये आपस में इंटरकनेक्टेड थे एक दूसरे पर. और इसी दौर में एक चीज स्टार्ट हुई, एक मेथड स्टार्ट हुआ, उसका नाम था फ्यूडलिज्म. ध्यान रखिए, हिंदी में कहते हैं सामंतवाद या जागीरदारी सिस्टम. ठीक है, वो भी इसमें आप पढ़ेंगे. ठीक है. तो अब इसको हम थोड़ा सा इसमें जानने की कोशिश करते हैं कुछ और. तो ये तो आपको मालूम हो गया, ये स्टार्ट कब हुआ? 9th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक चला है. 17 और 16, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, 8th सेंचुरी तक. तो द प्रेजेंट सेक्शन, ये तो सेक्शन है आपका चेंजिंग ट्रेडिशंस, जिनमें आप जो पढ़ रहे हैं, ये कौन सा चैप्टर है? चेंजिंग ट्रेडिशंस में 3 ऑर्डर्स, चेंजिंग ट्रेडिशंस, है ना, बदलती हुई परंपराएं, बदलता हुआ जमाना, उसमें. अब इसमें हम देखते हैं
डील्स विद द स्टडी ऑफ द चेंजिंग ट्रेडिशन। चेंजिंग ट्रेडिशन से रिलेटेड चीजें आप इसमें जानेंगे। ये कह रहा है कि द मेन तीन मेन सब्जेक्ट, थ्री मेन ऑर्डर क्या है? द थ्री ऑर्डर्स सोशल ऑर्डर है ये। चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन, संस्कृति बदली, संस्कृति में चेंज आया। एंड कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर, कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर, आप ये आपकी बुक में ओमिटेड है लेकिन यहाँ उसका मेंशन है। ये चीजें पढ़। अब इट इज वर्थ ना, अब नेक्स्ट इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट द ट्रेडिशन इन वर्ल्ड हिस्ट्री कैन चेंज इन वेरियस वेज। विश्व इतिहास में बहुत सारे बदलाव देखे गए नए जमाने के साथ साथ, बढ़ते हुए डेवलपिंग ईयर्स के साथ साथ। ठीक है, वो क्या थे? द पीरियड ड्यूरिंग द नाइन्थ से लेकर 17th सेंचुरी, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेंचुरीज विटनेस, ये सेंचुरीज 800 साल गवाह है, विटनेस है किस बात के? सम चेंजेस, कुछ चेंजेस को लेकर, दैट कैन बी टर्म जिसको हम कह सकते हैं द हेरोल्ड ऑफ द मॉडर्न टाइम्स। द हेरोल्ड ऑफ द मॉडर्न टाइम्स कह सकते हैं इन 800 सालों को जिसमें जो बदलाव आया, इसको नाम दिया है पर्टिकुलरली इसके अंदर। द डेवलपमेंट ऑफ, अब डेवलपमेंट किस किस का हुआ, क्या क्या बदलाव आया? साइंटिफिक चेंज आया, द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, जो आधारित थी एक्सपेरिमेंट पर, प्रयोगों पर। इसके बाद द क्रिएशन ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज हाई ऑफिशियल, जैसे यूपीएससी एग्जाम होता है नहीं? हाई ऑफिशियल लोग होते हैं, एसपी होते हैं, सुप्रीटेंडेंट पुलिस होता है, कलेक्टर होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, इस तरह की सर्विसेज, सिविल सर्विसेज क्रिएट की गई। ये बदल रहा है, ये बदलता हुआ जमाने में ये बदलती हुई तस्वीर है ये। सिविल सर्विसेज, डेवलपमेंट ऑफ सीरियस थॉट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार कैसी हो, बहुत सी चीजें इसमें ऐड की गई इस दौर के अंदर। फिर बहुत ही गंभीर विचार करके इनमें, जैसे पार्लियामेंट बनाई गई, पार्लियामेंट में, एंड डिफरेंट कोर्ट्स ऑफ लॉ, और बहुत सारे कानूनों को कोडिफाई किया गया, उन्हें कोडिफाई किया गया। एंड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, और नई नई टेक्नोलॉजी में बहुत सारे सुधार आए, इंप्रूवमेंट्स आए इस दौर के अंदर, है नी? इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, और कृषि के क्षेत्र में भी, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री। ये चेंजेस जो आपने सुने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें चेंजेस आए, और इनमें किस किस का इंटरवेंशन रहा, किस किसने इसमें इंटरवीन किया, वो ये थ्री सोशल ऑर्डर है, क्राइस्ट, लैंड नोबल्स, और पीजेंट किसान जो होता है, छोटा किसान। अब आगे हम जानेंगे चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग द पीरियड अंडर कंसीडरेशन, ये चेंजेस इसमें आए। देन वी शुड कीप इन माइंड, हमें एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि दैट these changes did not remain limited only to European countries। ये बदलाव केवल, ये बात आप ध्यान रखें, केवल ये जो बदलाव थे, चेंजेस थे, ये केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं रहे, बट affected many other countries of the world as well। लेकिन दुनिया के दूसरे जो कंट्रीज थे वहां पर भी इसके प्रभाव देखे गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है एज हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस, अभी आपके सामने जो बातें डिस्कस हुई। द रोमन एम्पायर इन द ईस्ट, ये आपको पता है, थोड़ा आपको जाना होगा बैकग्राउंड में रोमन एम्पायर के। रोमन एम्पायर मतलब वेस्टर्न रोमन एम्पायर है डिसइंटीग्रेटेड, ये आप पढ़ चुके हैं। वेस्टर्न जो वेस्ट पार्ट था रोमन एम्पायर का, वो डिसयूनाइट हो गया था, बिखर गया था, 5th सेंचुरी में बिखर गया था। इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट द रिमेन्स ऑफ द रोमन एम्पायर इन वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप। अब रोमन एम्पायर का वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, वेस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप, ध्यान दीजिए इस पर, ये दोनों वर स्लोली, धीरे धीरे, सुन लिया ना, जो अब बिखरे हुए थे, ये धीरे धीरे इनका इंक्लिनेशन हुआ, इनका माइंडसेट होने लगा, इधर एडेप्टेड, इन्होंने अपने आप को अनुकूल बना लिया, अनुकूल बनाने लगे टू द एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ट्राइब। उस वक्त जो ट्राइब थी वहां पर, जो जाति थी, जो रहा करते थे, है नहीं, मतलब अपने आप को उन्होंने ढालना शुरू कर दिया, अपने आप को बदलना शुरू कर दिया।
वक्त के साथ साथ ट्राइब दैट हैड सेट अप देयर किंगडम्स देयर, वो ट्राइब जिन्होंने वहां पर अपने अपने किंगडम्स बना रखे थे, ये लोग भी उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने लगे, है ना। ध्यान दीजिए, ये ध्यान से बात समझना है इन चीजों को। ये समझ में आ गया आपका इंट्रोडक्शन, तो लेसन समझने में बहुत आपको आसानी हो जाएगी। ये कह रहा है कि वी शुड रिमेंबर, हमें ये बात याद रखना चाहिए दैट द अर्बन सेंटर्स इन वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न वेस्टर्न यूरोप के शहरी क्षेत्र जहां पर सिटीज थे, वर स्मॉलर, वो छोटे थे, एज कंपेयर्ड इन द अर्बन सेंटर्स इन द ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप में जो अर्बन सेंटर्स थे वो बड़े थे, और वेस्टर्न यूरोप के जो अर्बन सेंटर्स थे वो छोटे थे। बात समझना। सेंटर्स यूरोप, वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका के अर्बन सेंटर्स, वेस्ट एशिया के अर्बन सेंटर और ईस्टर्न यूरोप के जो अर्बन सेंटर्स थे ये बिगर थे, ये लार्जर थे देन द वेस्टर्न अर्बन सेंटर्स। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, अब कुछ नेम्स आते हैं इसमें, एक्स, दूसरा है लंदन, रोम और सियाना। ठीक है, ये क्या है, द कॉमर्शियल एंड अर्बन सेंटर्स ऑफ वेस्टर्न एंड सदर्न यूरोप, ये वेस्टर्न और सदर्न, साउथ दक्षिणी यूरोप के अर्बन सेंटर्स हैं, ये 4 जो नेम्स हैं। दो, हालांकि इनका एरिया, इनका जो क्षेत्रफल है वो छोटा है, हेड एमर्ज ए सेंटर्स ऑफ, ये चारों के चारों छोटे थे, लेकिन बहुत इन्होंने ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो गए, एक टाइम आने पर इनका नाम होने लगा। कौन कौन से थे, लंदन थे, सियना था, रोम था और एक्स। इसके बाद इंपॉर्टेंस अदरवाइज है, और 9वीं शताब्दी का आते आते ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो गए। ए नंबर ऑफ मेजर डेवलपमेंट्स टुक प्लेस इन द कंट्री साइड इन वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप में बहुत सारे बदलाव दिखते हैं, बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स है इस पीरियड 9 से लेकर 11, 9, 10, 11, 300 सालों के अंदर बहुत बदलाव देखे गए इन सेंटर्स के थ्रू द एफर्ट्स ऑफ द चर्च। अब इसमें चर्च का रोल ज्यादा है, क्रिश्चियन प्रीस्ट, चर्चेस का रोल इसमें ज्यादा मिलेगा आपको। द एफर्ट द चर्च एंड रॉयल गवर्नमेंट, और वहां की शाही जो किंगशिप थी, रॉयल गवर्नमेंट थी वो, और चर्चेस, रिजल्टेड इनटू द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन, इन दोनों ने मिलकर कॉम्बिनेशन ऑफ इसका रोमन इंस्टीट्यूशन, जो रोमन इंस्टीट्यूट, जो रोमन संस्थाएं थी, ठीक है, उनको कंबाइन करके उनका कॉम्बिनेशन सबसे मिलाकर उसको डेवलप किया गया, पिछली प्रीवियस एंड प्रेजेंट विद द कस्टमरी रूल्स ऑफ ट्राइब्स, जो भी उस ट्राइब के, वहां की कम्युनिटी, वहां की जनजाति के जो भी रूल्स रेगुलेशन थे, जिसके अकॉर्डिंग वो जी रहे थे, जो उनके ट्रेडिशंस थे, है नहीं, उनमें दोनों को कंबाइन करके, मिला जुला रूप करके, कुछ रोमन कुछ उनके अपने, है नहीं, तो उन्होंने क्या किया, एक ये एक डेवलपमेंट देखा गया, कल्चर्स को उनके मिलाकर एक नया रूप दिया गया। द एम्पायर ऑफ, इसका नाम आता है द एम्पायर ऑफ चार्ले मैग्ने, ये एम्पायर का नाम है, एक सम्राट का नाम है, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, ये वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के एक एम्पायर है, और 9th सेंचुरी के स्टार्टिंग में कैन बी साइटेड एज इट्स फाइनेस्ट एग्जाम्पल। ये जो चार्ल मैग्ने है, इनकी सेंचुरी क्या है, 9th सेंचुरी का ये इनका एग्जाम्पल लिया जाता है। इनके दौर में बहुत शानदार यहाँ पर काम हुआ, स्प्लेंडिड वर्क हुआ, फाइनेस्ट एग्जाम्पल कहा गया है। ऑल्सो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर, यद्यपि इनके डिक्लाइन के बाद, जब ये राजा नहीं रहे, व्हेन ही वाज नॉट एन एम्पायर, दिस पार्ट ऑफ यूरोप, ये वेस्टर्न पार्ट, सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप, वेस्टर्न सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप, यानी हैड टू एक्सपीरियंस हेवी अटैक फ्रॉम हंगेरियंस एंड वाइकिंग्स। ठीक है, जब ये राजा नहीं रहा, जिसके टाइम में बहुत, मतलब बेस्ट एग्जाम्पल दिया जा सकता है, जिन्होंने कम्युनिटी को यूनाइट करके रखा, शानदार इकोनॉमिक, शानदार सोशल सिस्टम वहां पर प्रीवेल था। तो जब ये इनका डिक्लाइन हो गया, उसके बाद हंगरी यूरोप में आता है, हंगेरियन ट्राइबल्स के हमले होने लगे ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के ऊपर। दूसरा वाइकिंग, और वाइकिंग्स कौन है, ये स्कैंडिनेविया के लोग हैं, पीपल ऑफ स्कैंडिनेविया। अब स्कैंडिनेविया में कौन कौन लोग आते हैं, डेनमार्क आता है,
नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है और आइसलैंड आता है। ठीक है, तो वाइकिंग जो है ये यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं। ठीक है, और ये क्या काम करते थे यहाँ पर? ये सी पायरेट्स थे, जनरली देवर सी पायरेट एंड ट्रेडर्स, ये व्यापारी हुआ करते थे, और सी पायरेट समुद्री लुटेरे हुआ करते थे। वाइकिंग्स क्या नाम आता है। इन्होंने हमले शुरू कर दिए जब इसका डिक्लाइन हुआ तो। इसके बाद देयर आफ्टर इनके वाइकिंग्स दीज अर्बन, ये जो अर्बन सेंटर्स है यहाँ के सेंटर्स कंटिन्यूड फंक्शनिंग एज इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। क्लियर है बात? ऑल दीज चेंजेस, ये सारे बदलाव ब्रॉट अबाउट द डेवलपमेंट, ये सारे बदलाव जो देखे गए, इन बदलावों में से एक चीज बाहर निकल कर आई, वो थी फ्यूडलिज्म, वो था फ्यूडलिस्टिक सिस्टम, सामंतवादी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम। फ्यूडलिज्म क्या होता है? फ्यूड से बना है, FEUD, फ्यूड कहते हैं। फ्यूड जर्मेनिक वर्ड है, जर्मन वर्ड है। फ्यूड कहते हैं पीस ऑफ लैंड, जमीन का टुकड़ा, उसी से बना। समझ गए आप? वो चीज है। तो फ्यूडलिज्म, आगे इसकी डेफिनेशन आएंगे, डिफरेंट कमेंट्स आएंगे, उनको भी आप तब भी सुनेंगे इनको। तो फ्यूडल सिस्टम, ये स्टार्ट हो गया। इन सारे बदलाव में से ये चीज निकली, दे कैम टू बी लैंडमार्क इन द पॉलिटिकल, और जिसने पॉलिटिकल फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में और सोशल लाइफ ऑफ द मिडाइवल यूरोप। मिडाइवल यूरोप कहाँ से स्टार्ट होता है? 5th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक, ये मिडाइवल पीरियड कहलाता है। कहाँ का? यूरोप का मध्यकाल। ठीक है, इंडिया में कब शुरू हुआ था मध्यकाल? 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच। हम बाद में, मतलब वो पहले जाग गए थे और हम बाद में जागे, इसलिए वो लोग एडवांस कहलाते हैं, डेवलप कंट्री कहलाते हैं। ठीक, तो ये इसका पीरियड है। तो इसमें ये बदलाव, फ्यूडलिज्म का स्पेशल नीश, स्पेशल पोजीशन देखी गई, स्पेशल इसने अपना फंक्शन शुरू कर दिया तीनों फील्ड के अंदर, सोशल लाइफ में, इकोनॉमिक लाइफ में और पॉलिटिकल लाइफ। फ्यूडलिज्म का मतलब सामंतवाद। सामंत जानते हैं आप, सामंत हमेशा हावी रहे हैं गरीबों के ऊपर, अपने अंडर में उनके जो भी थे वो लोग थे। अब कहता है एग्रीकल्चर, नेक्स्ट सुनेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अराउंड कौशल्स। एग्रीकल्चर मतलब खेती से जुड़ा हुआ, मतलब जो खेती बाड़ी होती थी, खेती बाड़ी जो कहाँ होती थी आमतौर से? कौशल, बड़े बड़े महलों के आसपास, कौशल कोठियां, महल उनके, और मेनर हाउसेस। मेनर कहते हैं स्वामी, मतलब इन सबके जो स्वामी हुआ करते थे। किसके स्वामी? इन दोनों के स्वामी, इन तीनों के स्वामी कौन होते थे? वहां के किंग्स, वहां के एम्परर। मैनर, MANOR, स्वामी कहलाता है। इसके आसपास दूर तक, मीलों तक, लाखों मील तक खेती होती थी। ठीक है, खेती बाड़ी, ये फ्यूडलिज्म का, सामंतवाद का इंपॉर्टेंट फीचर है, ध्यान रखें आप। खेती इनके आसपास हुआ करती थी। द लैंड वॉज अंडर ऑक्यूपेशन ऑफ द लॉर्ड। वो जमीन जो होती थी, वो जमीन किसके कब्जे में होती थी? वो होती थी लॉर्ड्स के पास। लॉर्ड जो हाई ऑफिशियल्स होते थे, किसके? किंग्स के बहुत क्लोज पीपल हुआ करते थे, पर्सन होते थे ऑफ द लॉर्ड। इट वॉज कल्टिवेटेड बाई पीजेंट्स, और पीजेंट को सर्फ कहते हैं। फ्रांस में सर्फ कहा जाता है किसानों को, यह ब्रैकेट में लिखा है। तो ये जो था ना, ये, हाँ, किसान लोग, ये किसान इतनी जमीन के ऊपर खेती करते थे। वो जमीन इनको किससे मिलती थी? लैंड ओनिंग नोबल से मिलती थी। लैंड ओनिंग नोबल को कहाँ से मिलती थी? इनके जो ऊपर, इनके जो अपर पोजीशन में जो लोग बैठे हैं वो इनको दिया करते, उससे ऊपर होता था किंग। इस तरह से हाई ऑफिशियल ये जमीन को बांट देते थे, तो ये तुम्हारी, आप इसमें से जो भी करेंगे उसमें से इतने % आपको, बाकी हमारा होगा। ऐसे चल रहा था इसमें। तो ये कह रहा है कि द पीजेंट प्लेस्ड कल्टिवेटेड, ये जमीन को कौन खेती करता था? पीजेंट इस खेत को टिल करते थे, जोतते थे। द पीजेंट प्लेस्ड, और पीजेंट को क्या मिलता था बदले में? प्लेज देयर लॉर्ड्स लॉयल्टी, वफादारी मिलती थी।
मैं आपके लिए, आप मेरे लिए काम करोगे तो मैं आपके फेथफुल या मैं आपके लॉयल मुझे होना ही है। ठीक है। गुड्स सामान मिलता था गुड के प्रति और सर्विस सेवाएं। ठीक है। मैं आपके लिए काम कर रहा हूं तो आप मुझे सब चीजें दोगे, मैं आपका लगभग आपका आदमी हो गया। दीज लोड, ये लोड जो होते थे, है नहीं, इन टर्न ये लोड बदले में टू प्लेज ऑफ लॉयल्टी टू देयर ग्रेट, इनसे ऊपर जो लोड होते थे, है नहीं, तो एक एक प्रतिज्ञा ये उनसे खाया करते थे कि भाई हम इस तरह काम करेंगे, इस तरह काम करेंगे। ये एक पैकिंग ऑर्डर था। राजा, वेसल, VSL वेसल, पीजेंट और सेक्स, एक पैकिंग ऑर्डर नीचे से ऊपर एक दूसरे को सपोर्ट, प्लेज ऑफ द लॉयल इन देयर ग्रेटर लॉर्ड हु वर वेसल ऑफ द किंग्स, जो किंग के वेसल हुआ करते थे। वेसल, क्लोजेस्ट पर्सन टू द किंग्स, वेसल्स ऑफ किंग्स, द ग्रेटर लॉर्ड्स प्लेस्ड देयर लॉयल्टी टू, और ये जो लॉर्ड होते थे ये राजा के सामने प्रतिज्ञा लेते थे कि हम जो भी काम करेंगे आपके लिए करेंगे, आपके नाम से करेंगे। ठीक है, इसका बेनिफिट आता है। ये एक ऑर्डर था, ये सोशल ऑर्डर। इसके बाद आता है चर्च। अब देखिए इसमें चर्चेज, चर्च, प्रीस्ट, क्रिश्चियनिटी, इनका इंपॉर्टेंट रोल है, गवर्नमेंट और चर्चेज का। द चर्च, द कैथोलिक चर्च, कौन सा चर्च? कैथोलिक चर्च, सेंट्रलिंग ऑन द पेपेसी, जो पेपेसी कहते हैं पॉप, पॉप जॉन पॉप, इनका जो हाई ऑफिस, जो इंटरनेशनल एक पॉप होते हैं, एक प्रीस्ट होते हैं इनके, पॉप कहते हैं, पेपे, पेपेसी। जो कैथोलिक चर्च थे वो पोप की बात को माना करते थे। ठीक है। एंड ये सिस्टम ऑल्सो फंक्शन एज ए लॉर्ड ड्यूरिंग पीरियड अंडर कंसीडर, और इसका सिस्टम था वो लॉर्ड के अकॉर्डिंग चला करता था। चर्च सपोर्टेड द सिस्टम ऑफ फ्यूडल, चर्च के लोगों ने, पॉप ने किस सिस्टम को सपोर्ट किया? फ्यूडलिज्म को, सामंतवाद को सपोर्ट किया, उसको और स्ट्रॉन्गर बनाया, सपोर्ट किया। एंड इटसेल्फ पजेस, और इसके पास भी लाखों बीघा, जिससे गवर्नमेंट के पास जो जमीन आपकी नहीं है वो सब गवर्नमेंट, वो सब गवर्नमेंट की हुआ करती है। ठीक है, हुआ करती थी। सिस्टम्स ऑफ लैंड, द सिस्टम ऑफ फ्यूडलिज्म। अच्छा, एंड पजेस लैंड, द मासेस, पब्लिक, जनसमूह, लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ, वो पब्लिक जो गरीबी में रहती थी, पॉवर्टी में रहती थी। ठीक है ना, पुअर को सेंस ऑफ मेडिसिन, जिसको दवाएं नहीं मिला करती थी, गरीब लोग, लो लाइफ, जिनकी उम्रें ज्यादा नहीं होती थी, इस तरह के लोग, मतलब डाउन ट्रोडन लोग, आम पब्लिक, जिसे हम कहते हैं गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजारने वाले लोग, ये लोग किसको सपोर्ट करते थे? पॉप को सपोर्ट करते, कैथोलिक चर्च को, उनकी प्रीचिंग्स को, उनकी प्रिंसिपल को सपोर्ट किया करते थे। ये उनके प्रति फेथफुल थे। हैड ए स्ट्रॉन्ग एंड डीप फेथ इन चर्च, इन सबका स्ट्रॉन्ग एंड डीप फेथ किस पर था? चर्चेस पे था, और चर्चेस के जो लोग होते हैं उन पे। दे बिलीव, ये माना करते थे कि दैट इट वाज ओनली चर्च, ये मानते थे कि केवल चर्च ही ऐसा माध्यम है, मीडियम है, डेट मेक देयर लाइफ आफ्टर डेथ एट टॉलरेंस। चर्च क्योंकि धार्मिक है, तो ये माना करते थे चर्च ही ऐसा है कि जो हमारी दीन और दुनिया, मतलब यह दिस वर्ल्ड एंड हियर आफ्टर, जो हियर आफ्टर है वहां भी हमें सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। तो ये उनकी एक आस्था थी, उनका फेथ था चर्चेस के ऊपर। यहाँ भी हमें शांति यही लोग देंगे, और यहाँ के बाद जब भगवान के सामने हम पेश होंगे, जिसे कहते हैं हम हियर आफ्टर, वहां भी हमें शांति, ये इनका फेथ था इन चर्चेस के ऊपर। अब क्या है, 12th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी रेडी, द फ्यूडल ऑर्डर, फ्यूडल जो ऑर्डर थे, फ्यूडल के आदेश शुरू होना शुरू हो गए, कमिंग अंडर फ्यूडल, जो फ्यूडलिज्म था, अब ये धीरे धीरे इसमें भी चेंजेस आए, और ये किसके प्रभाव में आने लगा? कॉमर्स एंड टाउन, कॉमर्स और टाउन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉमर्स एंड टाउन, इनके प्रभाव में आने लगा। क्योंकि बिकॉज ऑफ द इंस्पिरेशन ऑफ मेडिटेरेनियन एंटरप्रेन्योर्स, भूमध्य सागरीय जो नए नए उद्योगपति थे, जो ट्रेडर थे, नए एंटरप्रेन्योर,
है ना, उनसे इंस्पायर होकर उनका जो टेक्निक थी बिजनेस की, उनसे इंस्पायर होकर ये फ्यूडलिज्म के भी कुछ चेंजेस देखे गए इनमें भी, फ्यूडल सिस्टम में अंडरवेंट सम चेंजेस इन, ठीक है। ठीक है, लाइक दीज एंटरप्रेन्योर्स कंटिन्यूड देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज विद मुस्लिम। ये जो मेडिटेरेनियन जो एंटरप्रेन्योर्स थे, इनका बिजनेस ऑलरेडी मुस्लिम कंट्री से चल रहा था और इन्होंने इसको अभी भी जारी रखा, कंटिन्यू रखा स्टेट्स एंड द रिमेन्स ऑफ द रोमन एम्पायर इन द, ऐसे द यूरोपियन किंग्स अट्रैक्टेड बाय द, जो यूरोपियन किंग्स थे वो आकर्षित हुए बाय लेयर ऑफ वेल्थ, मतलब दौलत से, इतनी अच्छी दौलत ये लोग कमा रहे थे, इनका बिजनेस था, उससे आकर्षित होकर इन दिस एरियाज, इन एरियाज में जो पैसा अच्छा कमा रहे थे, यूरोपियन लोग इनसे इंप्रेस हुए और एंड इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ मेकिंग फ्री द होली प्लेसेस। और दिमाग में क्या आया कि जो होली प्लेसेस है, मतलब उनके दिमाग में यह आया यूरोपियंस के या मेडिटेरियन लोगों का बिजनेस मुस्लिम से, और बहुत से जो धार्मिक स्थल थे, रिलीजियस जो स्पॉट थे, जैसे जेरूशलम है और फिलिस्तीन है, जो क्रिश्चियंस के इम्पोर्टेंट मतलब प्लेसेस हैं, पिलग्रिम प्लेसेस हैं। तो अब इनके माइंड में आइडिया है कि हम भी इन लोगों से अपना कांटेक्ट करें और जो हमारे होली प्लेसेस, अच्छे रिलेशंस करके हमारे जो होली प्लेसेस हैं उनको हम फ्री करवा लें कैसे भी करके। इस तरह की बात, आइडिया इनके दिमाग में आया विद द लाइफ ऑफ क्राइस्ट इन फ्रॉम मुस्लिम्स, क्योंकि ईसा मसीह का रिलेशन और बर्थ प्लेस है, बर्थ प्लेस एंड प्लेस ऑफ रिजरेक्शन। ईसा मसीह वहीं जन्म हुआ और वहीं से वो जिंदा उठाई जाएंगे, मतलब धार्मिक स्थल। इस तरह से इनके जहन में आई बात। गॉट एंगेज इन क्रूसेड्स, इन्होंने फिर इसी पीरियड के अंदर इन्होंने क्रूसेड किए, 3 क्रूसेड, 3 तो आपने बुक में पढ़ा, चौथा भी हुआ था, चौथे क्रूसेड में भी ये लोग फेल हो गए थे और रिट्रीट कर गए थे ये लोग। द क्रूसेड्स ब्रॉट इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड विद इन यूरोप। इस तरह से क्रूसेड जो हुए, जो होली वार हुए, इसके थ्रू क्या देखा गया, इम्प्रूवमेंट देखा गया यूरोप में बिजनेस को लेकर। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे, ये इंट्रोडक्शन था, मैं समझता हूँ कुछ हद तक आपकी समझ में आया होगा। और इसमें आपकी बुक जो मैं टेक्स्ट बुक है, इसमें 125 पेज ये अपन पढ़ चुके हैं। ये कुछ आफ्टर द डे बुक है, फिर कॉमर्स का आ गया, देखते हैं भाई इनमें क्या है। तीनों जो आपके नेक्स्ट जो 2 दिए हुए ना, वो भी इसमें इंक्लूड है। हमें सिर्फ यही पढ़ना है, कौन सा 3 नंबर 6 पढ़ना है। ये आपका इंट्रोडक्शन लगभग हो गया है ना। बस इसको अपन नेक्स्ट टाइम फिर शुरू करेंगे लेसन को, और आपको इसको आप भी पढ़िए। ठीक, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।